अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम तीसरे लेक्चर पे हैं जी, जो हमने नोट्स अपने बनाए हैं स्पेशली बच्चों के लिए, जिसमें ज्योमेट्रिक बेसिक्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जियोमेट्री? Geometry is the branch of mathematics that studies the shape, size, and properties of figures and the space around us। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम क्या सीखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी सीखते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसी हम चीज़ों की शक्ल, उनकी जिसामत, उन फिगर्स जो शक्लें हैं उनकी खसूसियात का मुताला करते हैं और हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों का भी। इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि ज्योमेट्री का लफ्ज़ जो है ये दो लफ्ज़ों से बना है। एक लफ्ज़ जियो मीन्स अर्थ, दूसरा लफ्ज़ जो है इसमें मेट्री है मीन्स मेजरमेंट। तो मैंने मेट्रीज के साथ मुताबिक लिखा है, असल में ये लफ्ज़ जो है वो मेट्रन है, ठीक है, जिसका मतलब पैमाइश होता है। ज्योमेट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड शेप्स, एंगल्स, डिस्टेंस, एरियाज एंड वॉल्यूम, थिंग्स एंड वी सी इन एवरीडे लाइफ लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स एंड डिज़ाइंस। जी, अब उनका जो गिला ख़त्म हो गया होगा, मैंने एक एक लफ्ज़ बड़ी आहिस्ता से बोला। ज्योमेट्री क्या करती है जी? मदद करती है हमारी किसमें? शक्लों को समझने की में, ज़ावियों को समझने में, फासलों को समझने में, रकबे को समझने में और हुजम को समझने में। इन चीज़ों का मुताला करते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जिनसे वास्ता पड़ता है, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं यानी कि इमारतें होती हैं, रोड सड़कें होती हैं और बहुत से डिज़ाइंस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि अगर ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के बुनियादी एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि इब्तिदा कहाँ से है। तो पहले नंबर पे आता है पॉइंट। वैसे पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ मैथमेटिशियन ने इसकी तारीफ़ की हुई है। वैसे ज्योमेट्री के अंदर तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, हालांकि सारी ज्योमेट्री उसी की बुनियाद पे खड़ी हुई है। एक पॉइंट होता, एक लाइन होती है और एक प्लेन होता। तो पॉइंट क्या चीज़ है? अ लोकेशन इन स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ए। तो डॉट जो आप लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, सबसे पहला जिसका कोई साइज़ नहीं होना चाहिए। आपको पता है, मैंने पहले भी एक मरतबा एक लेक्चर में बीएससी को लेक्चर दे रहा था, तो मैंने तब भी ये बात की, तो वो स्टूडेंट हंस के जो है उनका बुरा हाल हो गया। हालांकि उन्होंने बात पे गौर नहीं किया मैं क्या रहा हूँ। हालांकि नो साइज़ का जिक्र है, मैंने कहा कि अगर आप एक पिन की टिप से जो लगाते हैं, समझाया यही जाता है कि ये बिंदी सी जो बनती है तो ये पॉइंट होता है या डॉट होती है, ये नुक्ता होता है। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप मार्कर से लगाएंगे थोड़ा सा मोटा निशान नुक्ता लगेगा। इसी तरीके से पेन की निब जितनी मोटी होगी या मार्कर कटिंग वाला होगा तो वो जो उसी के मुताबिक डिज़ाइन बन रहा होगा तो वो उसके मुताबिक उसका वो बड़ा डॉट लग जाएगा। तो ये मैंने यही बात कही थी। वैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक डॉट लगाते हैं तो एक डॉट के अंदर भी 20 लाख यानी कि 2 मिलियंस जो है एटम होते हैं। बहरहाल नो साइज़ का मतलब तो फिर तो इलेक्ट्रॉन जितना ही लिखा जाएगा वो हमें नज़र नहीं आएगा। अच्छा, नंबर 2, लाइन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। अगर एक लाइन है जो दोनों साइडों पे जितनी मर्जी बढ़ाएं कभी ख़त्म ही ना हो, ख़त जो है उर्दू में कहते हैं जिसको, तो वो हमारे पास जो है उसको लाइन कहते हैं। उसका छोटा सा जो हिस्सा होता है, जैसे आप कागज़ के ऊपर लाइन लगाते हैं, तो आपको पता है जब लाइन लगाई जाती है ना तो उसके दोनों साइडों पे हम तीर का निशान बढ़ा लगाते हैं। जो तीर का निशान या एरो का निशान जो कि ये शो करता है कि ये एंडलेसली दोनों तरफ बढ़ सकता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? उर्दू में कतई ख़त कहते हैं इसको। तो ये छोटी सी लाइन के अंदर एक हिस्सा होता है। इसकी और लाइन में एक फ़र्क क्या होता है? जब लाइन लगाते हैं ना तो उसके दोनों तरफ मैंने अभी बताया एरो हेड लगाते हैं, एरो लगाते हैं
डायरेक्शन वाले हेड बोल गया मैं, तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसके डॉट लगाते हैं, यानी कि एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं। रे क्या होता है? रे अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड एंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। यानी कि जब रे आपने लगाना है ना, तो वो जो आप लाइन सेगमेंट लगाते हैं ना, तो उसे एक साइड पे डॉट होता है और दूसरी साइड पे फिर एरो होता है। प्लेन, अच्छा रे उर्दू में इसको शुआ कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात की मैं उर्दू बताऊं, लेकिन ये मशहूर है, बच्चे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ज़रूरत नहीं होती इसकी। प्लेन, मस्तवी जिसका आपने पढ़ा होगा। अ फ्लैट सरफेस एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली, यानी कि जैसे मैंने लाइन में बताया ना, दोनों साइडों पे बढ़ती चली जाएगी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो प्लेन भी एक ऐसी ही चीज़ है जो, जैसे आपका वाइट बोर्ड अगर आपने, तो अगर वो दाएं बाएं ऊपर नीचे बढ़ता ही चला जाए और ख़त्म ही ना हो कभी, तो उसको हम प्लेन कहते हैं। एंगल क्या होता है जी? एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट, यानी कि दो रेज होती हैं उनसे मिलके बनता एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ये 90 से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री। उसके बाद एब्ट्यूस एंगल, ये क्या होता है? ये 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा ही होता है। तो बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में 180 एंगल होते हैं, तो इसलिए उसको हम जो है, सॉरी ये खुल गया, जी एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके अंदर जो है वो 180 डिग्री होते हैं सीधी लाइन में। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी कि एक ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा हो, तो वो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और फुल रोटेशन या फुल चक्कर, ये पूरा जो प्रकार घुमा के वापस वहीं पे आ जाए, फुल रोटेशन जिसको कहते हैं एक चक्कर, तो उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। एंगल रिलेशनशिप की बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल हों तो उनका जो सम है वो 90 डिग्री हो तो उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये मैंने इक्वल लिख दिया है लेकिन असल में ये ऐसे होना नहीं चाहिए, बस समझाने के लिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 डिग्री होता है। वर्टिकल ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, तो ये एंगल क्या होते हैं? ये आपस में बराबर होते हैं। कहीं भी ये नाम आए तो आपके जहन में फौरी तौर पे ये चीज़ें आ जानी चाहिए। ट्राइंगल्स क्या होती हैं? नाम से पता, मुसल्लस पढ़ते हैं आप छोटी क्लासों में। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यानी कि इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। टाइप बाय साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। ये क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल, इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। और एक पूरी जो ट्राइंगल होती है उसके एंगल 180 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? अच्छा, मैं इसके सामने ट्राइंगल लिखना भूल गया हूँ, मैंने बस वो उसकी हवाला दे दिया। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? 2 साइड्स इक्वल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी नहीं इक्वल होती, तो वो हमारे पास जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो इसका मतलब है इसके 2 एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे और एक मुख्तलिफ होगा। उसके बाद आ जाता है जिस स्केलन, ये क्या चीज़ होती है? इसकी ऑल साइड, स्केलन ट्राइंगल जो होती है, ऑल साइड्स डिफरेंट, क्योंकि इसकी तमाम साइड डिफरेंट है, इसका मतलब इसके तीनों एंगल भी मुख्तलिफ होंगे। एंगल्स का मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, दोबारा है कि एक्यूट एंगल के बारे में हमने बात की थी, 90 से छोटा होता है। राइट एंगल की बात की जो 90 के बराबर होता है। और एब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर क्योंकि वो एंगल जो है 90 से बड़ा होता है, तो 3 किस्म की एंगल इनमें पाए जाते हैं। एक्यूट ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल 90 से छोटे होंगे। राइट ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 का होगा, क्योंकि सारे एंगल तो 90 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कुल एंगल जो हैं उनका सम 180 होना चाहिए। और एब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जी, जो मैं अभी आपको बताया, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो इसी तरीके से पाइथागोरियन थ्योरम जो है राइट ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है, a² + b² = c²।
और सी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। जिस एंगल के लिहाज से आप बात कर रहे होंगे बिल्कुल उसके सामने वाला जो साइड होगी ना उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो एडजेसेंट दूसरी साइड होती है ना उसको हम कहते हैं बेस, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है ना उसको हाइपोटेनियस कहते हैं जी। क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है, ये इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसकी मुख्तलिफ जो हैं। स्क्वायर आ जाता है सबसे पहले, ऑल साइड्स इक्वल ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि इसकी 4 एंगल होते हैं, चारों 90 के होते हैं और साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी याद रखिएगा, 4 एंगल 4 साइड भी इक्वल होती हैं, तो इसमें एक शर्त ये भी है कि दोनों जो आमने सामने की लाइंस हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल जैसे रेक्टेंगल में होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स इक्वल ऑल एंगल्स 90 डिग्री। स्क्वायर में और इसमें दोनों में फ़र्क है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने की इक्वल होती हैं और एंगल 90 के ही होते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है अपोजिट साइड्स की पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सेम डेफिनेशन के अंदर आपको नज़र आ रही है, लेकिन इससे दोनों में फ़र्क क्या है, रेक्टेंगल्स में चारों ज़ाविये लाज़मी है, एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये कंडीशन पैरेललोग्राम में नहीं है। रेम्बस जो होती है ना इसकी 2 शराइत बिल्कुल स्क्वायर वाली हैं, ऑल साइड्स इक्वल और ओपोजिट एंगल इक्वल। लेकिन इसके ओपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ आप गौर करें, मैंने स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री बताया, तो इसलिए इसके ओपोजिट एंगल इक्वल ज़रूर होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होते। कोई भी एक एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होता ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन स्क्वायर को अगर थोड़ा सा पिचका दें, टेढ़ा कर दें, वैसा होता है। ट्रेपिज्म क्या चीज़ होती है, जिसको हम ट्रेपिजॉइड कहते हैं। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके अंदर 2 लाइनों के दरमियान एक फासला होता है और 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें से एक लाइन छोटी होती है, एक बड़ी होती है, और उनके एंड पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई तो नहीं हुई, लेकिन आपको बता दिया है कैसी होती है। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम जो शक्लें हैं उनको बना के उसकी भी एक वीडियो बना दूँ। बनाना क्या होता है, वो नेट से कोई साइड जो होती है लेके वहाँ से उसको एक ही जगह पे ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा जी, अ सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। सर्कल क्या होता है, तमाम ऐसे पॉइंट्स जो एक सेंटर से बराबर फासले पे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि सेंटर दायरे के बिल्कुल सेंटर में होता है, इसका मतलब दायरे पर सेंटर नहीं होता। दायरा जो है वो जिसको सर्कल कह रहे हैं, वो जो गोल गोल घूमा हुआ है, आपको प्रकार से घुमाया होता है, वो लाइन होती है सर्कल। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यानी कि रेडियस का डबल होता है। अब जब यहाँ पे रेडियस का जिक्र आया तो आपको रेडियस का पता होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल के सेंटर से उसके किसी भी एक पॉइंट तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। क्लियर? कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पर असल में वो छोटा था, मैंने कहा साथ साथ आपको बता दूंगा। तो रेडियस का डबल होता है डायामीटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास सर्कल जो है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींची जाए तो उसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड। और अगर कॉर्ड जो है वो सेंटर से गुजरे तो उसको डायमीटर कहते हैं। ये भी एक नई चीज़ है, नई चीज़ आप इसके अंदर है कि मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। और दायरे की जो गुलाई होती है ना उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस सी लेंथ अराउंड सर्कल, और इसका फार्मूला होता है C = 2πr। अब यहाँ पे एक चीज़ जो पाई यूज़ हो रहा है, पाई एक इरेशनल नंबर है। यूनिवर्सली आमतौर पे छोटी क्लासों में हम इसको 22/7 के बराबर ले लेते हैं, 25/8 के बराबर ले लेते हैं, और एक भी है शायद 133 को समथिंग, मुझे मज़ेन में नहीं आया। अच्छा,
तो याद रखिए एक इरेशनल नंबर है तो ये कभी भी एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत है, छोटे बच्चे को समझाने के लिए किया जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो 3.1415, वैसे ये ट्रिलियंस तक चेक कर ली गई है, वो कोई भी सेट ऑफ पेयर इसका रिपीट नहीं होता, लिहाजा ये इरेशनल नंबर है। हाँ, मैं बताने ये लगा था कि जो पाई है असल में अगर किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायामीटर पे डिवाइड करें तो जो उसका जवाब आता है वो पाई आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एरिया, स्पेस इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदरूनी जो हिस्सा होता है ना उसको एरिया कहते हैं, जो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और फार्मूला भी बनता है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको भी बताया कि डायामीटर जो है वो रेडियस से डबल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायामीटर रेडियस का जो डबल है, अगर वो डायामीटर है तो इसका मतलब है डायामीटर का हाफ जो है वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए इस फार्मूले में आर की जगह पे मैं अगर d/2 दर्ज कर दूं तो उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा d²/4। ठीक है, ये मोस्टली ये फार्मूला यूज़ होता है, तो रट्टा मारा होता है जिन्होंने, वो कहते हैं जी फार्मूला ही कुछ और हो गया जी। हमारे पास आ जाता है जी पैरामीटर, किसी पैरामीटर एंड एरिया। ये हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल शेप्स की बात कर रहे हैं। तो जो एक स्क्वायर होता है ना उसका पैरामीटर होता है जो इर्द गिर्द की तमाम लाइंस होती हैं उनका सम, जैसे मैंने अभी सरकमफेरेंस बताया ना सर्कल का, तो वैसे ही होता है। तो 4 साइड होती है स्क्वायर की, तो एक स्क्वायर की एक साइड ए हो गई तो दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, चौथी भी ए, तो 4 ए हो जाएगा इसका पैरामीटर। और 2 साइड जब एरिया निकालना हो तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ इक्वली है, तो इसलिए एरिया जो है वो ए स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा, क्योंकि उसकी 2 लेंथ हैं और 2 विड्थ हैं, तो वो 2l + 2w होगा, यानी कि 2 × l + w लिखते हैं। l स्टैंड फॉर लेंथ, w स्टैंड फॉर विड्थ। एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के बराबर होगा। ट्राइंगल का एरिया बहुत से फार्मूले हैं, हम क्योंकि छोटे लेवल का पढ़ रहे हैं तो उसी के मुताबिक कि हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम, इसका एरिया बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही होता है, बेस इंटू हाइट। ट्रेपिज्म का पढ़ा था हमने, ट्रेपिजॉइडल भी कहा था जिसको। इसका एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो हम क्या करते हैं पैरेलल साइड्स जो हैं उनका सम लेके उसको उनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, उसे मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन है उसको हाइट कह रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये 3 डायमेंशनल शेप्स जो हैं, यानी कि जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तीनों चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। क्यूब, लूडो का दाना आपने देखा ही होगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक चीज़ से बराबर होती है। हाँ, अगर आप बड़े हैं थोड़े से, तो अगर कहीं से रेत लेने गए हो तो रेत एक डिब्बे में डाल के आपको देते हैं, तो वो क्यूब शक्ल का होता है। ठीक है, ये लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। ठीक है, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ए हैं, तो ए स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया जो होता है, सतह का रकबा 6 ए स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद क्यूबाइड वॉल्यूम आ जाता है। अब ऊपर मैंने क्यूब की वैल्यू बताई है, वो क्यूब की साइड्स इक्वल होती हैं तीनों, लेकिन क्यूबाइड के अंदर वॉल्यूम जो तीन जैसे वो जूते का डिब्बा है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होती है लेकिन बराबर तो नहीं ना होती, तो उसका हम वॉल्यूम निकालें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। और क्योंकि उसको हमने हल करना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो उसकी आप अगर साइडें देखें तो 6 साइडें बनती हैं, तो हर साइड जो है वो एक रेक्टेंगल की शक्ल की है, तो इसका मतलब है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू हाइट और विड्थ इंटू हाइट, इन तीनों को निकाल के प्लस कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर आपको पता है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक ऐसा गोल सा जिसकी गोलाई में हो और थोड़ी सी ऊंचाई हो, तो पाई आर स्क्वायर एज के इक्वल होता है। सरफेस एरिया जो इसका 2 पाई आर और एज प्लस आर के इक्वल होता है। फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। स्फीयर वॉल्यूम, स्फीयर क्या होती है, स्फीयर एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से खोखली नहीं होती। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब ओवर 3 इसका फार्मूला है। फिर सरफेस का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, जैसे हमारी ज़मीन है। कोन का वॉल्यूम,
आप अक्सर कहते हैं कौन खाई, तो कौन, जिसको कौन आप खाते हैं उसकी शक्ल पे गौर किया करें, वो कौन की शक्ल वैसी होती है। अच्छा जी, ये होती है पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3, यानी कि 3 पे डिवाइड कर दे पाई आर स्क्वायर एच को अगर, और इसका सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर के इक्वल होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं हालांकि तेज़ तेज़ पढ़ा रहा होता हूँ, तो फिर भी ये लेक्चर जो है वो 20 मिनट से ऊपर जा रहा है। असल में जब हम वैसे लेक्चर दे रहे होते हैं तो आपको पता है 40 मिनट का लेक्चर होता है, तो ये काफ़ी लेक्चरों में इसको कवर किया जाता है। तो ये तकरीबन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 7 दिन का काम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वीडियो को भी अपलोड करने में ज़रा मसला होता है। अच्छा जी, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको पता है बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, इंजीनियरिंग की मशीन के डिज़ाइन बनाते हैं। इस इंजीनियरिंग के अंदर हम मशीन और उनके डिज़ाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर बिल्डिंग और ब्रिज बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में अगर देखें तो प्लानिटरी ऑर्बिट का मुताला करते हैं। आर्ट और डिज़ाइन में अगर बात करें हम तो पैटर्न्स और पर्सपेक्टिव उसके होते हैं। इसी तरीके से नेविगेशन के अंदर बात करें तो मैप्स और डिज़ाइन होते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ऊपर मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, उसके अंदर आपने इसको दर्ज करना है। जैसे कहता है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ, तो आपने अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को पीछे करके फार्मूला लिखें पेरीमीटर जो है और एरिया जिसका स्क्वायर का उसने कहा है, तो स्क्वायर विद साइड्स 12 सेंटीमीटर। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो मैंने आप बता देता हूँ, आपको 4a पढ़ाया ऊपर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। रेक्टेंगल विद लेंथ जो है उसका आपने निकालना, मैंने ऊपर वाले का पेरीमीटर बताया 4 से मल्टीप्लाई कर दें। एरिया निकालना है तो उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका एरिया निकल आएगा, और दोनों को प्लस करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। अ सर्कल हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसका भी आपने ऐसे ही करना है कि 2 पाई आर मैंने आपको भी बताया इसका सरकमफेरेंस निकालने का फार्मूला, और पाई आर स्क्वायर मैंने बताया आपको इसका एरिया निकालने का। तो उसने यहाँ पर हमें यही दोनों चीज़ें पूछी हैं कि सरकमफेरेंस निकालें और एरिया निकालें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो उसको मैं छोड़ देता हूँ। राइट ट्रायंगल, चले बता देता हूँ। एक राइट ट्रायंगल है, उसकी 9 बेस है और हाइट उसकी 12 है। तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एरिया निकालना हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें तो एरिया निकल आएगा। हाइपोटेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस के लिए आपको इसका फाइंड करना पड़ेगा पैथागोरियन थ्योरम के लिए। बेस 9 दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, यानी कि एक बेस है, हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर, तो आपने इसका सी निकालना है, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है। क्यूबाइड हैज़ लेंथ, ऊपर मैं बता चुका हूँ, आप फार्मूला लगा दीजिएगा। एक सवाल तो आपके लिए छोड़ देता हूँ ना, बाकी तो मैंने करवा दिए हैं। समरी मैंने क्या क्या जी पढ़ाया इसके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर जो है ट्राइंग ज्योमेट्री की बताया कि ज्योमेट्री स्टडीज़ शेप्स, एंगल्स, एरिया एंड वॉल्यूम, ये चीज़ मैंने बताई। फिर मैंने आपको बताया एंगल्स आर क्लासिफाइड एज एक्यूट, राइट एंड एब्ट्यूज एंगल। एक्यूट का बताया था 90 से छोटा, राइट का बताया था 90 के बराबर, एब्ट्यूज का बताया था 90 से बड़ा। ट्राइंगल ऑलवेज सम टू 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल जो है उसकी तमाम एंगल को जमा करें, तीनों एंगल को जमा करें तो 180 के इक्वल होता है। पैथागोरस अप्लाई टू राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम बताया। अभी ऊपर मैंने सवाल में बताया आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप यूँ भी याद कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे हाइट भी लिखा जा सकता है। पेरीमीटर मैंने आपको बताया जो बैरूनी बाउंड्री होती है। एरिया जो है सरफेस कवर्ड जितना होता है। वॉल्यूम, शेप, इनसाइड, ये ऊपर मैं पढ़ाया हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। समरी आखिर में जैसे एक लेक्चर की दी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया, 25 मिनट के अंदर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।